जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं। और दोस्तों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा। यानी वैसे हम लोग बोले तो ये जो हमारी केमिस्ट्री के जो लेक्चर चल रहे थे यानी जो क्लास चली थी तो उसका ये 24वां लेक्चर है। इससे पहले 23 लेक्चर आ चुके हैं। आई होप आपने वो 23 लेक्चर्स देखे होंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है शेयर करिए। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैंने पूरी बायो एक वीडियो में कवर की है और वो वीडियो मात्र 4 घंटे की। आप 4 घंटे में पूरी अपनी जितनी भी बायो होती है वो पूरी कवर कर सकते हैं यानी पूरी देख सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा। लास्ट में जब वीडियो एंड होगी तो वो वीडियो आपको लिंक के साथ आ जाएगी, आप सिर्फ उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप सिर्फ उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं अभी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बनिक रसायन क्या होता है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक से आप समझ रहे होंगे इसका मतलब होता है जैव। तो जितने भी जैव प्रणालियों से प्राप्त रसायन या यौगिक होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक पदार्थ कहते हैं और उसकी स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गई पहली डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन से संबंधित यौगिक या फिर उससे संबंधित कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। और दोस्तों लेकिन अगर हम लोग सिंगल कार्बन की बात करें तो उसका अध्ययन हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था यानी अकार्बनिक रसायन पढ़ाया था, तब मैंने आपको कार्बन के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया था कि कार्बन क्या होते हैं और किस प्रकार की उनकी समरूपता पाई जाती है। और मैंने आपको हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था और उनके स्ट्रक्चर भी आपको बताए थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मात्र कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ये गलत है, क्योंकि इसमें हम लोग कार्बन के साथ क्योंकि आपको पता है जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड रहते हैं यानी हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो इसमें हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन उसमें ऐड देखेंगे यानी ऑक्सीजन भी उसमें होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स पाए जाते हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके लिए इतना ही जानना आवश्यक है। अगर हम लोग एकाध कार्बनिक यौगिक की बात करें तो जैसे कि मीथेन जो कि एक एल्केन का एग्जाम्पल है जिसका फॉर्मूला CH4 आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एल्कोहल की बात करें तो उसमें हम लोग एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल का जैसे फॉर्मूला C2H5OH होता है। तो दोस्तों ये कुछ कार्बनिक रसायन के कुछ एग्जाम्पल थे कि आपको समझ में आ जाए हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण की यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें एलिफेटिक। तो दोस्तों जो एलिफेटिक यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं वो कार्बन की वह श्रृंखला होती है जो कि खुली होती है, यानी ये कार्बन के सभी परमाणुओं की एक खुली श्रृंखला होती है यानी खुली चेन होती है या फिर खुली सीरीज होती है, उसको हम लोग एलिफेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रोपेन की, तो आपको जो पता है कि प्रोपेन का या फिर प्रोपेन को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं C3H8। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको ओपन करें चेन को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CH3 CH2 CH3। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो बिल्कुल खुला चेन का है यानी वो एक सीधी लाइन में हो रहा है, या फिर उसको आप देख सकते हैं कि खुली चेन है, यहाँ पे एक खुली सीरीज हो रही है। वहीं पे अगर हम लोग एरोमेटिक की बात करें तो इसमें जितने भी जो कार्बन के यौगिक होते हैं या कार्बन के जितने भी परमाणु होते हैं वो एक बंद चेन में बंधे होते हैं यानी उनकी जो श्रृंखला होती है वो ओपन नहीं होती, वो बंद होती है, क्लोज होती है। अगर एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों जैसे कि बेंजीन, उससे पहले मैं आपकी स्क्रीन क्लियर कर दूं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बेंजीन को हम लोग इस टाइप में लिखते हैं। और दोस्तों जहाँ पे आप जॉइंट्स देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रत्येक जॉइंट्स पे एक कार्बन पाया जाता है और उसके साथ एक हाइड्रोजन पाया जाता है। अगर मैं इसको ओपन चेन में बनाऊं तो इस प्रकार से संरचना दिखेगी ये। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो प्रत्येक कार्बन है
वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई भी चेन ओपन नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे में घूमते रहते हैं, इसलिए जो मेनली इसका हम लोग शो करते हैं वो हम लोग तीन जगह यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर आपको डबल बॉन्ड नहीं लगाना तो आप यहाँ पे एक रिंग टाइप की ऐसा बना सकते हैं। और दोस्तों जो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप में ही होता है कि इसमें जो रिंग होती है वो डैश डैश के फॉर्म में दिखाई जाती है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंटिन्यू घूमते रहते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लोज चेन की बात की है। और दोस्तों उसमें भी हम लोग बात करते हैं बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड, यानी जो एरोमेटिक है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेंजोनाइड, दूसरा होता है नॉन बेंजोनाइड। तो बेंजोनाइड में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यानी बेंजोनाइड में हम लोग बेंजीन की बात कर रहे हैं, यानी जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है या फिर बेंजीन होता है तो वो बेंजोनाइड में आ जाता है। और नॉन बेंजोनाइड की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग सिंपल सा ले लेते हैं जो क्लोज हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH CH CH। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग वैलेंसी इसकी फिल कर देते हैं। यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा और यहाँ पे CH2 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग भी नहीं पाई जा रही और यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार से खुली चेन नहीं है, तो यह नॉन बेंजोनाइड में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है समचक्रीय यौगिक यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्बनिक चक्रीय। तो दोस्तों वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन परमाणु के सहयोग से एक श्रृंखला बनती है या फिर कार्बन परमाणु के सहयोग से एक यौगिक का निर्माण होता है, उसको हम लोग समचक्रीय कहते हैं। यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई से एलिमेंट्स नहीं होते, तो उसको हम लोग चक्रीय कहते हैं, या फिर उसको हम लोग समचक्रीय कहते हैं, या फिर होमोसाइक्लिक कह सकते हैं। आप होमो का मतलब समझ ही गए होंगे कि जिसमें एक जैसे पदार्थ मौजूद हो, जैसे कि मैंने आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जब सॉल्यूशंस पढ़ाए थे तो उसमें समझाया था। इसके बाद विषम चक्रीय की बात की जाए तो आप नाम से समझ गए होंगे, जिसमें कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु भी हों, यानी अन्य तत्वों के परमाणु भी उपस्थित हों, तो उनको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो दोस्तों वे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु तथा अन्य परमाणु के एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर ली जाए मीथेन की, तो आपको पता है कि मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। अगर हम लोग इसको ओपन चेन में लिखें, यानी इसका जो स्ट्रक्चर उसको ओपन करें, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा कुछ C, इसके साथ H, इसके साथ H, इसके साथ H और यहाँ पे नीचे H। तो ये एक मीथेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। या फिर दूसरे एग्जांपल की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें ही हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं एथेन का। तो दोस्तों जो इथेन होती है उसका फॉर्मूला आपको पता है C2H6 होता है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं, तो मतलब प्रत्येक कार्बन के साथ यहाँ पे 3-3 हाइड्रोजन होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी डबल बॉन्ड्स नहीं है, जिनमें एकल बॉन्ड पाया जाता है यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पे असंतृप्त आएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि जो संतृप्त होगा यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स है उसका ही अपोजिट होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें वे हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जिनमें जो कार्बन परमाणु है अन्य कार्बन परमाणु से डुअल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा यानी द्विबंध एवं त्रिबंध द्वारा जुड़ा रहता है, तो उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल की यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एथीन का। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एथेन्स कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एथीन कैसे बनाते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड का अलग फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड का अलग है, ट्रिपल बॉन्ड का अलग है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एथीन लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सारा काम जो है वो वैलेंसी का है। आपको पता है जो कार्बन की संयोजकता होती है यानी इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे हम गिनते हैं, तो ये वाला है कार्बन की हम लोग सबसे पहले गिनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इसकी संयोजकता पूरी हुई, यहाँ से ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ये दूसरी संयोजकता,
और ये यहाँ पे 2 बॉन्ड के साथ, यानी तीसरी संयोजकता, और यहाँ पे ये चौथी इसकी संयोजकता, यानी इसके जो संयोजकता है वो 4 की कंप्लीट हो गई। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये एथिलीन का स्ट्रक्चर है। तो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं समावयवता यानी आइसोमर्स। तो दोस्तों वे कार्बनिक यौगिक जिनके यौगिकों के सूत्र एक जैसे होते हैं परंतु जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। या फिर हम लोग दूसरी लैंग्वेज में कहें तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में परमाणु की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है परंतु उनके जो अणु सूत्र होते हैं यानी उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो एक जैसे होते हैं। इनकी जो संरचना होती है वो भिन्न भिन्न होती है जिसकी वजह से इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। और ऐसे यौगिक को हम लोग समावयवी या फिर इन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले गुण को हम लोग समावयवता कहते हैं यानी आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आपको आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा, यानी समावयवी और समावयवता समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपको पता है जो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। अगर हम लोग इसको ओपन चेन में लिखें, और दोस्तों यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो ब्यूटेन होता है उसका स्ट्रक्चर लिया है, तो इसको ओपन चेन में हम लिखेंगे C। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप अगर किसी भी एलिमेंट का आपको बनाना है तो सबसे पहले इस तरह से आप कार्बन लिख लीजिए। उसके बाद जो कार्बन की संयोजकता है उसको फिल कीजिए। तो आपको पता है कि प्रत्येक कार्बन पे 4 संयोजकता होती है। तो यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं। तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी संयोजकता पूरी हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब इसकी 4 संयोजकता पूरी हो गई। इसी तरह से इसकी देखते हैं हम लोग। तो इसकी यहाँ पे 1 संयोजकता पहले से ही है और ये दूसरी, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे। वहीं पे इस वाले जो कार्बन है यानी जो तीसरे कार्बन है इसकी भी 2 संयोजकता फिल है, 2 बाकी हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। सेम इस वाले हाइड्रोजन में 3 इसकी संयोजकता बाकी है। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। वहीं पे अगर हम लोग इसके आइसोमर्स की बात करें यानी इसके आइसोमर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया जो फॉर्मूला होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्यूटेन का फॉर्मूला है आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया C4H10। तो दोस्तों अब हम ब्यूटेन का जो है आइसोमर लेते हैं जिसको हम लोग आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्बन है वो 4 है। ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कार्बनों की संख्या है वो 4 है। और वहीं पे अगर आप हाइड्रोजन गिने तो वो भी 10 होंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने देखा कि जो स्ट्रक्चर थे वो डिफरेंट थे परंतु इनके जो सूत्र है वो सेम है। तो आपको यहाँ पे आइसोमर्स समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक प्रमुख भौतिक गुण एरोमेटिसिटी है। और दोस्तों इस गुण को प्रदर्शित करने वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और दोस्तों हाइड्रो जो कार्बन्स होते हैं यानी जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर उनके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप जितने भी नाम देख रहे हैं वो सारे उसके एग्जाम्पल हैं। और दोस्तों इनके काफ़ी बार फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं और स्ट्रक्चर भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आप बड़े लेवल का कोई एग्जाम देंगे तो हम लोग यहाँ पे उनके फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले बेंजीन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। और जैसा कि मैंने आपको पीछे ओपनली बताया था, हम लोग अगर इसको दूसरे वे में लिखना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और दोस्तों बेंजीन के अगर उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग रबड़ बनाने में किया जाता है, स्नेहक बनाने में किया जाता है, इसके अलावा डाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, डिटर्जेंट औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है, विस्फोटक में उपयोग किया जाता है, कीटनाशक के आदि के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बेंजीन का फॉर्मूला भी याद रखना है C6H6 और उसके स्ट्रक्चर भी याद रखना है। ये दोनों बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं टोलुइन की। तो दोस्तों जो टोलुइन का फॉर्मूला होता है वो होता है C7H8। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर यूँ होता है।
बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप ऐड रहता है। तो दोस्तों जो टोलुइन का उपयोग किया जाता है वो विस्फोटक पदार्थ के लिए किया जाता है। दोस्तों ये टोलुइन का स्ट्रक्चर है, तो आपको फॉर्मूला और उसका जो स्ट्रक्चर है दोनों याद रखना है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें नाइट्रोबेंजीन, दोस्तों अगर हम लोग नाइट्रोबेंजीन के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है C6H5NO2। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर भी याद रखना है, उसके साथ फॉर्मूला भी याद रखना है। तो दोस्तों जो नाइट्रोबेंजीन का यूज़ किया जाता है वो ट्राइनाइट्रोबेंजीन के रूप में किया जाता है, जो कि एक प्रमुख विस्फोटक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनिलीन की। तो दोस्तों जो एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, यानी यहाँ पे जो ग्रुप है वो NH2 आ गया, एमीन ग्रुप आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सारे जितने भी बात कर रहे हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, इसलिए सब में आपको बेंजीन अवश्य दिखेगा। और दोस्तों इसके ऊपर एमीन ग्रुप होता है, तो ये एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है, आपको ये भी याद रखना है। ये प्रमुख एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग औषधि निर्माण में, रबड़ उद्योग में, रंजक के निर्माण आदि में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं फिनोल का स्ट्रक्चर की। तो जो फिनोल होता है उसमें जो बेंजीन होता है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी उसके ऊपर OH ग्रुप पाया जाता है, तो वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करें C6H6O, या फिर हम लोग दूसरे वे में लिखें तो C6H5OH, तो आपको यहाँ पे फिनोल का फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो ये प्रमुख एरोमेटिक है, यानी एरोमेटिक एल्कोहल है, और इसका जो उपयोग होता है वो सौंदर्य वाले प्रोडक्ट्स में किया जाता है, यानी सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है, बालों को रंजक के निर्माण में किया जाता है, यानी बालों के जो हेयर डाइज होते हैं उनके निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है, शल्य चिकित्सा में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेंजोइक एसिड की। तो दोस्तों जो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है C7H6O2। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, उसके साथ आपको इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है, और इसके अलावा इसका उपयोग कीटों से सुरक्षा के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं सैकरीन की। और दोस्तों जो सैकरीन होता है वो टोलुइन के ऑक्सीकरण से निर्मित एक पदार्थ होता है, और ये चीनी से कई गुना मीठा होता है। और दोस्तों जितने भी आपने देखे होंगे जो शुगर के पेशेंट होते हैं, यानी जिन्हें मधुमेह होता है या फिर जिन्हें डायबिटीज़ होता है, उनको शक्कर की जगह सैकरीन लेने के लिए कहा जाता है। और दोस्तों सैकरीन आपने सोचा होगा कि शक्कर जैसा लगता है, परंतु यह शरीर पर शक्कर की तरह प्रभाव क्यों नहीं डालता। तो उसका रीज़न ये है दोस्तों, जो शक्कर का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, और उसके जगह पे हम लोग सैकरीन की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी जटिल होता है, जिसके कारण ये बॉडी में जाकर टूटता नहीं है, और टूटने के कारण ये अपने मॉलिक्यूल्स रिलीज नहीं कर पाता बॉडी के अंदर, और जिसके कारण यह अपना इफेक्ट शो नहीं करता। तो इसलिए सैकरीन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग नेप्थलीन की। तो जो नेप्थलीन होता है इसका फॉर्मूला होता है C10H8, और दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा अवश्य। दोस्तों कल के दिन हम लोग जितने भी कार्बन के ग्रुप होते हैं या फिर उनके जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे उनके बारे में, उनको किस प्रकार हम बना सकते हैं, और हम लोग बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे उनके फॉर्मूले के थ्रू कि किस प्रकार उनको बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।